नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और 3 बजे के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर बीएल मिश्रा, जो कि सीधी के सीएमएचओ हैं और 22 मई 2021 से सीधी स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपने कोविड-19 के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी है और मरीजों के लिए हर वक्त आप उपलब्ध रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में आपका अनुभव काम आया है, तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ इस जंग को किस तरीके से लड़ा है, क्या क्या समस्याएं उनके सामने आई हैं और कैसे उन्होंने उससे पार पाया है। कोरोना के भी अलावा मेडिकल से जुड़े अन्य विषयों पर भी हम उनके साथ चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा बीएल मिश्रा जी कि जो कोरोना का सेकेंड वेव रहा उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? अगर मैं चुनौती के तौर पर इससे आपसे समझना चाहूं, किस तरीके की परेशानियों का सामना आपने किया और सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था? डॉक्टर बीएल संतोष। इस वर्ष मार्च के बाद से चालू हुई है और अब तक में सीधी जिला के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, पूरे विश्व में भी दूसरी लहर की चुनौती सबके सामने थी, हम लोगों के सामने भी थी। और हर गांव में, हर शहर के हर वार्ड में मरीजों की संख्या बढ़ी हुई दिखी है और लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित, बुखार, खांसी, सांस से तकलीफ लेते हुए सांस लेने में दिक्कत के साथ में काफी संख्या में लोग, एक मिनट में भी हर जगह से मैसेज आता था कि फला गांव से इतने लोग बुखार से, सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, इतने लोग। रात में भी भर्ती मरीजों की संख्या, हमारे सभी समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों का जिला प्रशासन की ओर से मैसेज आता रहा और हमारे जितने भी वार्ड थे सभी इस द्वितीय लहर में 140 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन लगा होना ये बहुत बड़ा चुनौती थी। और हमारे सीधी जिला में ऑक्सीजन बिस्तर की उपलब्धता, इंजेक्शन रेमडेसिविर की उपलब्धता और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कभी भी नहीं कम हुई और हमेशा उपलब्ध रहा। इवन हमारे पड़ोसी जिला रीवा से भी यहाँ बेड की उपलब्धता के कारण, ऑक्सीजन और इंजेक्शन के कारण, या सिंगरौली जिला से भी लोग आके हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं और हमारी सेवाएं दिए हैं। बीएल मिश्रा जी, अगर एक चीज मैं जानना चाहूँ, इस समय मौजूदा वक्त के अंदर क्या स्थिति है सीधी के अंदर और वहां पर किस तरीके से आगे भी, चूंकि अभी थर्ड वेव को लेकर के भी बहुत सारी आशंकाएं हैं, तैयारियां अपने अपने स्तर पर हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि हो रही हैं, तो सीधी के लिहाज से आप क्या बता सकते हैं और वहां पर जो तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं और किस तरीके की जो चैलेंजेस हैं थर्ड वेव को लेकर के, उसके लिए आप लोग कितना तैयार हैं और कितना अवेयर हैं? अगर आप इस विषय को बता पाए। द्वितीय लहर में ज्यादा कुछ समस्या बढ़ गई थी सीधी जिला में। हमारे मुख्यमंत्री जी भी चिंतित थे सीधी के लिए और जो प्रतिशत ज्यादा पॉजिटिविटी का भोपाल और इंदौर में था, उसी तरह से हमारे सीधी का भी उसी स्तर में पहुंच गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रतिदिन समीक्षा करते थे और जिला प्रशासन हमारा मुस्तैद, हमारे कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक और जितना जिला प्रशासन के साथ जिला प्रशासन के साथ में यहाँ समस्त जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, पत्रकार बंधु और आम नागरिक, हमारे विभाग के लोगों ने मिलके उसको 35% जो पॉजिटिविटी थी उसको 16 जून से पहली बार हम लोगों ने सीधी जिला को, इतने कठिन समय के बाद भी 16 जून से एक भी पॉजिटिव मरीज हमारे सीधी जिला में नहीं आया, लेकिन 4 दिन पहले 2 मरीज हमारे पॉजिटिव आ गए, जिससे कि आज की डेट में हमारे पास 2 एक्टिव केस हैं और अब शांत वातावरण हो गया है। यद्यप उससे नुकसान भी है, लोग हमारे जो बाजार में घूमते हुए मिले, पूरी तरह से लॉकडाउन ओपन हो गया है, सारी गतिविधियां चालू हो गई हैं और मार्केट में जितना जो लॉकडाउन में लोगों ने सहयोग किया था, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये चीजें थोड़ा सा लोग भूलते जा रहे हैं, इसको हमको जारी रखना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि पूरी दुनिया के साथ में हमारे देश और जिले में भी तीसरी लहर के लिए हम लोग चौकन्ने हैं और ये भी चर्चा है कि बच्चों को ये प्रभावित करेगी और दूसरी लहर में हमारे मिडिल एज के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मृत्यु भी जो हुई है वो 25 वर्ष से लेके 55-60 वर्ष तक के लोगों में ही ज्यादा मौत हुई थी और बच्चे प्रभावित नहीं हुए थे दूसरी लहर में। तो तीसरी लहर के लिए हमारी पूरी तैयारी है। हम लोगों ने एक स्पेशल चिंतन किया है हमारे कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में। ये जो जितने हमारे
लगभग 4 लाख बच्चे हैं, 6 माह से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे। हम ये मानते हैं कि हमारे महिलाओं में, बच्चों में खून की कमी ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। उसके लिए हमने आयरन के माध्यम से और पोषण सुधार करने के लिए इन 4 लाख बच्चों के लिए हमने आंगनवाड़ी स्तर से और हमारे स्वास्थ्य विभाग के पूरी टीम के साथ में हर घर में हर बच्चे को 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों को सिरप आयरन का उपलब्ध कराना, 6 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक के बच्चों को पिंक कलर की आयरन की गोली और 10 वर्ष से 18 साल के बच्चों को ब्लू कलर की आयरन की गोली हर घर में हर बच्चे के लिए हमने हर 2 दिन खाने के लिए दिया हुआ है, ताकि कम से कम हम 3 से 4 ग्राम हीमोग्लोबिन सारे बच्चों को बढ़ा सकें। ये विशेष तरह का निर्देश नहीं था, ये हमारा और हम लोगों का चिंतन था कि इससे हम अपने यहाँ के बच्चों में इसको हम रोक पाएंगे। और अब हमारा 2 ऑक्सीजन प्लांट, एक 833 एलपीएम का और दूसरा 1000 एलपीएम का। 833 वाला तो 1-2 दिन में हमारा स्टार्ट होने की स्थिति में है, जो बार बार हम बाहर से ऑक्सीजन मंगवाते थे सिलेंडर के माध्यम से, वो हमारा प्लांट तैयार हो चुका है पूरी तरह से। 1-2 दिन में हम उसको उद्घाटन करने की स्थिति में है। दूसरा हमारा 1000 एलपीएम का भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट करीब करीब तैयारी की ओर है और 15 अगस्त में हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा चालू हो जाएगा। बच्चों के लिए हमारा आईसीयू वार्ड 10 बिस्तर का निर्माणाधीन है। इस महीने में, अगस्त महीने के अंत तक हम उसको भी तैयार कर लेंगे और बड़ों के लिए 10 बिस्तर का हमारा आईसीयू था, उसको बढ़ाकर 10 बिस्तर का और हमारा बनाने की योजना है। साथ ही ये ज्यादा दूसरी लहर में हमारे युवा जो फेफड़ों में संक्रमण की निमोनिया से पीड़ित थे और उसके लिए सीटी स्कैन भी हमारा अनुमानित है कि 15 से 20 दिन में, जो हर जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिन्हित किया था कि हमको सीटी स्कैन स्टार्ट करना है, वो भी हमारी पूरी तैयारी है। इस तरह से हमारे प्रशिक्षण चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रेफरल सिस्टम, वहां से जिले में रेफर करना, एक भर्ती करने की जरूरत है और उनको एम्बुलेंस की हमारे सांसद महोदय और समस्त विधायक जी ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस उपलब्ध कराया है। तो हमारा 1 घंटे के अंदर जिले से कहीं भी हमारे जिले अस्पताल में मरीज आ सकेंगे। और जो फील्ड में ब्लॉक स्तर पर भी हमने प्रशिक्षित चिकित्सकों को और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया है, वो भी वहां इलाज करेंगे और दवाइयां और ऑक्सीजन बिस्तर और ऑक्सीजन पाइपलाइन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में हमारी पूर्ण रूपेण, इवन हमारा जो ट्राइबल ब्लॉक है उसमें, वहां भी हमारी पूरी तैयारी है। तो हमको तीसरी लहर से ईश्वर से प्रार्थना है कि ना आए, यदि आती भी है तो हम पूरी मुस्तैदी से हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए बीएल मिश्रा जी, बहुत विस्तार पूर्वक आपने बता दिया कि थर्ड वेव को लेकर के आप लोगों ने जो तैयारियां हैं वो किस स्तर पर की हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का इस समय मौजूदा दौर के अंदर अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि आंकड़ा क्या है, क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर के, खासतौर से सीधी के लिहाज से भी अगर मैं समझना चाहूं। एक तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जान रहे हैं, लोग प्रेरित भी कर रहे हैं, लोग लगातार कह रहे हैं कि लोग वैक्सीनेट कराएं, हम लोग भी लगातार अपील करते हैं। वैक्सीनेशन अगर एक कारगर हथियार है तो सीधी के लिहाज से आप क्या बता सकते हैं और कितना अभी वहां पर वैक्सीनेट हो सका है, वैक्सीनेशन का प्रोपोर्शन क्या है, किस गति से चल रहा है, इस विषय को भी अगर थोड़ा बताएं आप। बिल्कुल सही बात किया आपने। टीकाकरण महत्वपूर्ण है हमारा कोविड रोकने के लिए। दूसरी लहर को हम लोग तो देख चुके हैं। ईश्वर की कृपा से बहुत सूक्ष्म समय में हमारे वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों को ने ये वैक्सीन ढूंढा है और पूरे देश प्रदेश के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी सतत समीक्षा करते हैं टीकाकरण के लिए। और 3.5 लाख डोज लगभग हमारे सीधी जिला में लग चुके हैं। 8.5 लाख हमारा जो 18 वर्ष से ऊपर का संख्या है, इतने लोगों को लगाना है। 3.5 लाख जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध होती है, लगभग 55 टीकाकरण केंद्र हमने चिन्हित किया है। जो भी वैक्सीन की उपलब्धता रहती है उसको हमारा प्रतिदिन लगभग 10,000 से 20,000 तक भी हमने अधिकतम लगाया हुआ है। और जितना 5 महीने में हमने 1.5 लाख वैक्सीन लगाया था और 2 लाख केवल 1 महीने में ही पूरे हमारे जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जितने भी विभाग हैं, समस्त विभाग, उनकी टीम हर एक बूथ पर निगरानी करके
और सेकंड डोज के लिए हमने व्यवस्था बनाया है कि उनको याद दिलाना, जो जिन्होंने पहला डोज लगवाया हुआ है या दूसरा डोज कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का किस केंद्र में लगेगा, तो हमारी टीम बुला के उनको लगवा रही है। और हमें विश्वास है कि अगस्त के अंत तक या 15 सितंबर तक लगभग 100% हम टीकाकरण कर लेंगे। और टीकाकरण से हम लोगों ने सतत अपील किया है। कुछ समय पहले जरूर कठिनाइयां थी, लोग टीकाकरण के लिए तैयार नहीं होते थे, कुछ भ्रामक जानकारियां दी गई थी, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जो हमारे जिला प्रशासन के सहयोग से, न केवल सीधी जिला, पड़ोस के जिलों में भी देखने को मिला है, जो लोग 2000-3000 डोज भी लगने में मुश्किल पड़ जाता था पूरे जिला में, आज हम 20,000 डोज प्रति दिवस, 10,000 से 15,000 जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध राज्य शासन से होती है, कार्य योजना बना के हम देखते हैं। और हर जगह पर्याप्त लाइन लगी रहती है। लाइन को समझाने में भी, लोगों को समझाने में भी हमको मेहनत करनी पड़ती है कि एक एक करके लोग आए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करें। ऑनलाइन, चूंकि ये हमारा सीधी जिला भोपाल से 630 किलोमीटर दूरी है और हमको कठिन क्षेत्र हमारा सीधी जिला है, बगल में रीवा संभागीय मुख्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, इधर सिंगरौली ऊर्जा की राजधानी है, और इस तरह से हमारे यहाँ संसाधन भी बहुत कम है। इसके बावजूद भी हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सीमित संसाधनों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हर ग्राम स्तर तक, ट्राइबल के एक गांवों तक हमारा मैसेज पहुंचा है। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि भी जागरूकता के क्षेत्र में खुद भी गए हैं और जिला प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब स्वतः, पुलिस अधीक्षक और जितना भी गतिविधियां हैं, टीकाकरण हम 100% कर लेंगे। यदि 70% से ज्यादा जिस दिन टीकाकरण हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमने स्मॉल पॉक्स, पोलियो और ये प्लेग का इरेडिकेशन किया है, उसी तरह से हम कोविड को भी निकट भविष्य में कोविड मुक्त भारत की ओर हम लोग देख रहे हैं। वो हमारा सपना पूरा होगा, ये हमें विश्वास है। बीएल मिश्रा जी, चूंकि अभी आपने ये भी बताया और हम लोग भी जानते हैं, क्योंकि सीधी का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो जाहिर बात है, एक तो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, ट्राइबल इलाका भी काफ़ी वहाँ से सटा हुआ है। पोस्ट कोविड को लेकर के जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्राइमरी स्टेज में अगर हम उसको डिटेक्ट ना कर पाएँ तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटिव हो जाती हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशंस उसके बाद में भी देखने को मिलते हैं। पोस्ट कोविड को लेकर के भी लोगों को किस तरीके से आप लोग बता पा रहे हैं कि अगर ये सिम्टम्स दिखें या इस तरीके की कोई भी आपके अंदर अगर परिवर्तन हो रहा है या किसी तरीके की कोई दिक्कत या तकलीफ है, तो तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें या संपर्क करें आप लोगों से। ये अवेयरनेस आप लोग कैसे दे पाते हैं या इस स्तर पर आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, अगर इसको आप बता पाएं बीएल मिश्रा जी। जितने भी हमारे संसाधन है अवेयरनेस के, मीडिया, अखबारों में रोज निकलना, और जो भी हमारा ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जहां भी अवसर मिलता है, हर मीटिंग में हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना। इवन हर कार्यालयों में लिखा गया है मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। दुकानदारों, जिला प्रशासन के माध्यम से सभी दुकानों के सामने गोला लगाना और स्वयं मास्क रखना, जिसके पास नहीं होता वो दुकानदार हमारे देते हैं। इस तरह से दूसरा किल कोरोना अभियान हमने बहुत सफलता पूर्वक किया हुआ है कि सर्दी जुकाम है वो नजदीकी उसको सूचना दें और हमारे स्वास्थ्य विभाग से जल्दी हम उनकी सैंपलिंग कराते हैं। हमें जो लक्ष्य दिया गया है, लगभग 900 का लक्ष्य दिया गया है, रैपिड एंटीजन टेस्ट 600 और 300 RT-PCR, 850-900 सैंपलिंग हम प्रति दिवस लगातार कर रहे हैं। तो हमारी 12 फीवर क्लिनिक है स्वास्थ्य केंद्रों में, वहाँ हमारे लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, कुछ हमारे कोविड में चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से लगातार सैंपलिंग हो रही है। और 5 MMU टीम बनी हुई है, उनको गांव में जहां से भी शिकायत आती है कि यहाँ पे सैंपलिंग कराना है, या बाहर से महानगरों से कुछ लोग आए हैं, या कोई सूचना मिलती है कि हमारे यहाँ बुखार से, सर्दी जुकाम से पीड़ित लोग हैं, वहाँ वो हमारी टीम जाके तत्काल सैंपलिंग करती है और जो कभी पॉजिटिव आए हैं या बाहर से आए हैं उनकी हम जांच करके देखते हैं। और यही कारण रहा कि हमारा 16 जून से लेकर 28 जुलाई तक एक भी पॉजिटिव नहीं आए हैं। ये हम सब, आप सबके प्रयास से और हमारे टीम की, पूरे जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से ही हमारा अभी तक कोविड मुक्त था। और इसके 28 के बाद भी 29, 30, 31 इन 3 दिवस भी हमारे 0 पॉजिटिव रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम कामयाब होंगे और हमारा कोविड मुक्त होगा जिला।
डॉक्टर बीएल मिश्रा जी, चूंकि अभी हम लोग देख रहे हैं मानसून का सीजन है और समय जब बदलता है ये मानसून वाला, तो इस वक्त बहुत सारी मौसमी बीमारियां भी होती हैं जिसकी जद में लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब इस समय दिक्कत यह है कि कोविड-19 का जो सिम्टम्स, या हम ये कहें कि कोरोना में जिस तरीके से सर्दी जुकाम बुखार का होना, अमूमन मौसमी बीमारियों में भी इसी तरीके की जो सिम्टम्स थे वो लोगों के अंदर आते थे और देखने को मिलते थे। अब लोगों को आप लोग कैसे बता पा रहे हैं, कैसे उनको समझा पा रहे हैं? और दूसरा ये कि क्या इसको एक बड़े चैलेंज के तौर पर देखते हैं कि मौसमी बीमारी या फिर कोविड से संक्रमित होना, ये दोनों ही चैलेंज अगर एक साथ हैं तो आप लोगों के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कैसे इससे आप लोग निपट पा रहे हैं, बीएल मिश्रा जी? ये तो बिल्कुल बहुत सही प्रश्न है आपका। ये तो हमको अलर्ट रहने चाहिए। हमारी जितने भी ओपीडी हैं, चिकित्सक हैं, बैठे हुए हैं, रोगी आता है कहता है मुझे बुखार है। कल ही हम लोगों ने कुछ सभी अंतर विभागीय बैठक किया था मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम डेंगू माह के लिए। तो उसमें भी मैंने कहा था यदि एक भी दिन का बुखार है तो पहले हम कोविड की जांच करेंगे, इसके बाद मलेरिया की जांच करेंगे। इसी तरह से ये हमने पत्र लिखा है सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों को और मेडिकल ऑफिसर्स को, सभी प्राइवेट चिकित्सक को, प्राइवेट अस्पतालों को भी, कि यदि एक भी दिन का बुखार है, सर्दी जुकाम है, उनको तत्काल आइसोलेट करें और अलग रखें, उनको तत्काल सैंपलिंग की जाए। और इस तरह से यदि हम करेंगे तो पहले ही वो पकड़ में आ जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम उनको भर्ती करेंगे। हमारा डीसीएचसी केंद्र अभी हमने चिन्हित किया हुआ है, अभी हमारा एक मरीज भर्ती है उसी में, वो हमारा केंद्र चालू रहेगा और तत्काल उसको हम भर्ती करके या होम आइसोलेशन करके कंटेनमेंट बनाना, उनके संपर्क वालों की जांच करना। जैसे पॉजिटिव आएगा उसी तरह से गाइडलाइन का पालन करते हुए हम पूरी तरह से महामारी, ये जो मौसमी बीमारियों की बात की आपने, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया या सर्दी जुकाम, उल्टी दस्त, पेचिस, वायरल फीवर, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हम पूरी रूप से पूर्ण रूपेण अलर्ट हैं। और हमारे सभी पैथोलॉजी जांच केंद्र और मरीजों का चिकित्सकों से देखभाल करना, आशा से और आंगनबाड़ी केंद्र से रेफरल होना, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर बीएल मिश्रा जी, अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ, सीधी के सीएमएचओ होने के नाते, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, बीएल मिश्रा जी ने इससे क्या सीखा है और कितना तैयार हैं आगे आने वाले भविष्य को लेकर के? चूंकि कोरोना के साथ ही अभी जीना है फिलहाल, तो प्रेडिक्शन यही है। सीखा क्या है, क्या चैलेंजेस थे और क्या सीखा आप लोगों ने उससे, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा बीएल मिश्रा जी। जरूर, बहुत ही सही प्रश्न है आपका। जितने बिंदु मैं आपको बधाई देता हूं कि जितने बिंदुओं का आपने चयन किया है, बहुत ही समय के हिसाब से ये आपकी प्रश्नावली है। और सीखने के लिए तो यही है कि कोरोना नया विषय है। जब से ये पिछले कोविड-19 से कहें हम, जनवरी फरवरी, चीन से जब से आया, वुहान से ये वायरस, तो इसको हमने एक रूप में, शुरू में मैं भी कुछ लिखता था कि मलेरिया, ये कोविड और टीबी के बीमारी के बारे में, दोनों का तुलना किया मैंने। वो सारी चीजें बदल गई। पहले ये कहते थे हम कि ये गरीबों की बीमारी है, फिर बाद में पता चला अमीर जो हवाई जहाज से लोग यात्रा करते थे वो बीमारियां ले आए। इस तरह से सारे फार्मूला उसके बदल गए और ये नया टॉपिक है। शुरू में ही देखा कि जो वही मास्क लगाए जो पीड़ित हैं कोरोना से, बाद में आए दोनों लोग लगाए। फिर इस तरह से ये जो नया टॉपिक है, नई बीमारी है, इसको सब लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं। किसी को अंदाज नहीं था। पहली लहर में हमारे जितने भी मरीज भर्ती होते थे, बिना लक्षण के भर्ती होते थे और प्रेम से हम उनको छुट्टी कर दिया करते थे, किसी को भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी लहर में हम पूरी रात जगते थे, पूरी रात हमारे कलेक्टर साहब जगे हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी से हमारी कोई अप्रिय वारदात न हो जाए जिले में। 1 घंटे में ऑक्सीजन कितनी आएगी, वार्डों से फोन आता था हमारे चिकित्सकों का, 2 घंटे बाद ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, कहीं हाहाकार न मच जाए कि हमारे 100 मरीज, 140 मरीजों को ऑक्सीजन लगा है, आधी रात को ऑक्सीजन न खत्म हो जाए। पूरी रात हमारी गाड़ियां ऑक्सीजन लेकर आती थी और हम लोग पता करते थे कितनी दूरी में हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन वाहन है। तो ये सीखने का मौका मिला। इंजेक्शन रेमडेसिविर की पर्याप्त मात्रा में भी होती रही बीच में। और जिला प्रशासन, हमारा राज्य शासन, विशेष हवाई जहाज से ही हमारे जिलों में ये रेमडेसिविर का पहुंचाया गया। राज्य शासन हमारा और जिला प्रशासन बहुत मुस्तैद है समस्त समीक्षा करने के लिए। और किस तरह से एम्बुलेंस की उपलब्धता, 1-2 एम्बुलेंस थी, लगा कि कमी हो जाएगी
तो ये नई समस्या है। तीसरी लहर में क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है, होने के बाद ही पता चलता है। तो जितना होता जाता है उसको हम सीखते जाते हैं कि ऑक्सीजन हम बाहर सिलेंडर से मंगाते थे, ऑक्सीजन शासन ने ऑक्सीजन प्लांट हमारे सीधी जैसे जिले में 2-2 प्लांट हमारे जिले में लग गए और हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम में भी लगा दिया गया। हमारे ब्लॉक लेवल में भी हमारे मझौली में 100 LPM का ऑक्सीजन की तैयारी चल रही है। 15 दिन में हमारा वो भी मझौली में भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से जो होता जाता है उससे हमको सीखने का मौका मिलता है। अभी हम एकदम नहीं कह सकते कि तीसरी लहर में क्या होगा, वो होने के बाद ही पता चलेगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल लाल, लेकिन बीएल मिश्रा जी आप और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी लहर ना ही आए तो बहुत बेहतर है। लेकिन बीएल मिश्रा जी एक चीज और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा और ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, क्योंकि आपने लोगों के बीच में रहकर के लोगों की समस्याओं को देखा, समझा। जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी आप लोग तो बिल्कुल फ्रंट पर थे। आपने अपनी निजी और व्यक्तिगत जिंदगी के बीच में और ये जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो आपका पेशा है या जिस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया बीएल मिश्रा जी? समय आपके परिवार को भी उतनी थी जितना कि अन्य पेशेंट्स को या मरीज को थी। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया, वो दौर कैसा था? अगर उस विषय में थोड़ा सा आप बता पाए। बिल्कुल सही बात किया आपने। परिवार हमारा रीवा में रहता है, मैं सीधी में रहता हूँ और मुश्किल ही होगा कि हम 15 दिन 20 दिन या 1 महीने में भी, आज संडे ही है मैं अपने ड्यूटी में, जबकि हमारा कोविड से हम पूर्ण रूपेण अभी नियंत्रित हैं, फिर भी मैं अभी कार्यालय में बैठा हूँ और ये प्लानिंग करना, योजना बनाना। सैटरडे को भी शासन ने हफ्ते में 5 दिन का किया है। कल भी मैं 10 बजे रात तक, सैटरडे को यदि छुट्टी हमारी होना चाहिए, फिर भी 10 बजे रात तक बैठा था। कलेक्टर साहब सतत रूप से हर एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करते हैं और कभी भी मुझे बुला लेते हैं तो मैं घर भी नहीं जा पाता। महीने में कभी 1 दिन के लिए अवकाश, विशेष अनुमति लेकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं पूछ लूं कलेक्टर साहब से कि मुझे घर जाना है, और मैं सतत रूप से जैसा निर्देश होता है वो पालन करके मैं अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा हूं। और 24 घंटे में जो 6 घंटे सोता हूं उसको छोड़कर बाकी 16 घंटे से ज्यादा ही मैं अपने सेवा दे रहा हूं। चलिए बीएल मिश्रा जी, आपके यही अथक परिश्रम है और उसी का नतीजा है कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो भी बहुत कम हुए हैं और आपके ही इस परिश्रम का नतीजा है कि लोगों तक वो जो तमाम सहूलियतें हैं वो पहुंची हैं और लोगों की जान को भी आप लोगों ने बचाया है। और इसीलिए रियल सुपर हीरो आप ही लोग हैं इस कोरोना के इस दौर के अंदर। बहुत शुक्रिया बीएल मिश्रा जी अपना समय निकाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीएल मिश्रा को आप अभी सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान उनके साथ उनके अनुभव कैसे रहे हैं, किस तरीके से लोगों की सेवा उन्होंने की है और अभी भी फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर वो लगातार अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।